On behalf of Salam Takaful Limited, a very warm welcome to all of you. मेरा नाम फहद अंदर है, मैं मैनेजमेंट रिलेशनशिप हूँ. बेसिकली आज जो मेरे आने का यहाँ पर मकसद आपको पता होगा कि द सेकेंड ईयर आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस जो है सलाम तकाफुल के पास है. पहले इसका नाम था कंपनी का तकाफुल पाकिस्तान लिमिटेड. आई एम श्योर कि मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ पुराने ही यहाँ पर या ज़्यादा पुराने. ठीक है. बेसिकली आज जो मैं ये चाह रहा था कि एक तो इंटरेक्शन आप लोगों से हो जाए एंड यूज़र से. एचआर के साथ तो हमारा चलता ही रहता है, मिलते रहते हैं. ठीक है. सेकेंडली मेनली बात हम लोग करेंगे कि इस साल एली टेक्नोलॉजी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट दे रही है, कोई इम्प्रूवमेंट आई है नहीं आई बेनिफिट्स में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने अप्रोच किन्हें करना है. एचआर को करना है, ऑनर को करना है, टीम लीड को करना है, या अगर इंश्योरेंस में क्या प्रोटोकॉल्स हैं. ठीक है. मेरी कोशिश ये होगी कि थोड़ा मैक्सिमम हम लोग 1 आवर लेंगे. आपका इतना टाइम है आप लोगों के पास? इनफ है. ठीक है. होपफुली जैसे जैसे मैं प्रेजेंटेशन लेकर आगे चलूँगा आप खुद देखिएगा कि बहुत सी चीज़ों पे क्लैरिटी होती चली जाएगी. दोनों अप्रोचेस से मैं कंफर्टेबल हूँ. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर किसी का कोई सवाल है तो वो तब भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक बेटर अप्रोच ये है कि आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लें. कोई सवाल अगर रह गया जाएगा मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ. 1-to-1 सेशन भी कोई करना चाहे तो वो भी कर लेंगे. ठीक है. वेरी ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. एजेंडा ये इंट्रोडक्शन है. ठीक है. हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा. पॉइंट नंबर 3 आपके इंटरेस्ट है, यहाँ से ही शुरू करेंगे हम लोग कि बेनिफिट स्ट्रक्चर क्या है इस साल. ठीक है. देन पैनल हॉस्पिटल मैकेनिज्म क्या होता है, नॉन पैनल क्या है, फैसिलिटी यूज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ें कवर्ड हैं अदर देन हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है. कोई अगर एक्सक्लूजन है तो वो क्या है जो पॉलिसी के एम्बेड में नहीं आते, या फिर इन पे भी बात करेंगे कोई ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स जो इस साल आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है वो क्या है. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ. टाइम क्योंकि शॉर्ट है. 2006 से हमारी कंपनी ऑपरेशनल है. ठीक है. ये प्योरली इस्लामिक इंश्योरेंस है, कन्वेंशनल नहीं है. आपने अलबरका बैंक का नाम सुना होगा, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेसिकली ये, और या टोयोटा जो रिटेलर्स हैं. ठीक है. ये इनकी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली. अभी हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की, हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनमें से एक आप हैं, आपकी कंपनी में 200+ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनको ये सर्विसेज हम दे रहे हैं. ठीक है. 2 लाख लाइफ इंश्योर्ड हैं सलाम तकाफुल के साथ. इट्स अ ह्यूज नंबर इन पाकिस्तानी मार्केट. ठीक है. इनके अलावा नेटवर्क हॉस्पिटल जहाँ पर जाकर कोई भी इंश्योर्ड अपना या अपने डिपेंडेंट का इलाज क्रेडिट पे ले सकता है. ठीक है. उसकी करंटली कुल तादाद कोई बता सकता है कितनी, और कितने हॉस्पिटल पैनल पे है? 400+ है. करंटली 415 है. आपकी मेजर पॉपुलेशन आई गेस लाहौर बेस है. तो लाहौर की अगर हम बात करें तो 90 हॉस्पिटल ऑन बोर्ड हैं. यू कैन नेम, आई कैन टेल यू जितने मेन हॉस्पिटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑन बोर्ड हैं. ठीक है. गवर्नमेंट के आपको बहुत कम नज़र आएंगे. रीज़न बहुत ऑब्वियस है. जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती. लेकिन अगर लाहौर और सराउंडिंग की बात करें तो जिस तरह कार्डियोलॉजी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हार्ट का, वो हमारे पैनल पे है. लिस्ट और ये प्रेजेंटेशन लिस्ट फॉर्म्स जितने होंगे वो मैं एचआर को ईमेल कर दूंगा, तो आप आगे टीम को भी दे दीजिएगा. अभी जो हम बिजनेस अंडरराइट करें हेल्थ के अलावा मेरीन, मोटर, फायर, इंजीनियरिंग इनमें करें. अच्छा. मेजर क्लाइंट हेल्थ की बात करेंगे. अलबरका बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, अबैकस कंसल्टिंग, कंटोर. ठीक है. डायमंड पेंट्स, इजहार ग्रुप. ये फ्यू ऑफ देम है. इनकी कंप्लीट लिस्ट भी अगर कोई चाहेगा तो मैं एचआर के साथ शेयर कर लूँगा. ये कुछ हॉस्पिटल हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं. लाइक आज मैं आपको बता रहा हूँ 415 है. ठीक है. हमें 2 तरीके से फीडबैक आ रहा होता है. या तो एक हमारी अपनी मार्केट रिसर्च है, या फिर क्लाइंट हमें फीडबैक दे रहा होता है. लाइक कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनके कुछ एम्प्लॉयज़ रिमोट एरिया से होंगे, तो वो हमें बताते हैं कि उस एरिया में ये हॉस्पिटल बेहतर है. अगर वो हमारे एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया पे मीट करता है, विद इन 10 वर्किंग डेज हम लोग उसको ऑन बोर्ड ले लेते हैं. लाइक शायद आप में से कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हों जो आउट स्टेशन के हों, या ऐसे एरिया से हों जहाँ पर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल ना हो, और कोई अच्छा अगर आपकी नज़र में भी हो, काइंडली ज़रूर हमें रिकमेंड कीजिएगा. अगर वो हमारे स्टैंडर्ड पे मीट करता है तो ऑब्वियसली हम उसको ऑनबोर्ड करेंगे. अभी करेंटली 50 सिटीज़ में हमारे यहाँ नेटवर्क हॉस्पिटल हैं. जस्ट उसका कंपैरिजन है.
फ्रंट क्या है हमारी डिपार्टमेंट की, वो मैं बाद में बात करते हैं। अभी मुझे बताइएगा, आप सबके पास हेल्थ कार्ड है जी। कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर तो नहीं बैठे जिनको हेल्थ कार्ड ना हो? एनीवन? सबके पास सबके पास है, ठीक है। अच्छा, इस साल आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मेनली 2 बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। एक है हॉस्पिटलाइजेशन और एक है मैटरनिटी। आई एम श्योर मेजॉरिटी आप लोग सिंगल होंगे यहाँ पर। मैरिड कितने? कोई मैरिड है यहाँ पर बैठा? सारे मैरिड हैं? नहीं, कोई आप मैरिड? 2, ठीक है। मेजॉरिटी आहिस्ता आहिस्ता हाथ अब खड़े होंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। चले, जिनकी नहीं भी हुई शादी तो ऑब्वियसली आगे फ्यूचर जब होगी तो इंशाल्लाह ताला वो मैटरनिटी ओनली फॉर मैरिड एम्प्लॉयज। लेकिन यस, जब आप लोगों की शादी होगी तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूरत जब पड़ेगी तो पता होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये अभी ये जस्ट ओवरव्यू है। ये जो बेनिफिट या हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ज़रूर अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े। हम तो कहते हैं मैटरनिटी के अलावा नहीं पड़नी चाहिए, वही खुशी का मौका होता है। लेकिन अगर यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनमें से शायद 22 के करीब इंसिडेंट रेट पे डिपेंडेंट होता है, उनको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिनको पड़ती है उनको ही फिर पता लगता है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो बताने का मकसद ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये सबको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी मेडिकल फैसिलिटी दे क्या रही है, ठीक है। क्योंकि आई एम श्योर बहुत सी ऐसी चीज़ें आज सेशन के बाद आप खुद आपसे फीडबैक भी हम लोग लेंगे, जो मैं यहाँ बताऊँगा वो शायद आप मेजॉरिटी को पता भी ना हो कि यार ये बेनिफिट भी है और आप कैश पे कर रहे हैं और क्लेम भी नहीं कर रहे। क्लेम आपका राइट है क्योंकि आपकी कंपनी एक कॉस्ट बेयर कर रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, वो मैं सारी आपको बताते जाऊँगा। बेनिफिट क्लियर हुए? 2 बेनिफिट हैं। अच्छा, नज़र आ रहा है आपको मेरी यहाँ से काफ़ी वीक है, मुझे तो नहीं आ रही। खैर, पॉलिसी का टेन्योर 1 ईयर है। कब से ये पॉलिसी इफेक्टिव है? इस साल 10th Feb से लेकर 9th Feb 2022 तक ये वैलिडिटी है। अच्छा, हमारी कंपनी को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है या कोई इशू नहीं है कि एक एम्प्लॉय डे फर्स्ट पे क्लेम करता है या 6 महीने बाद करता है या साल के आखिरी दिन, वो उसका राइट है एज पर मेडिकल नेसेसिटी, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि पूरी लिमिट पहले दिन यूज़ कर ली, या वो डिपेंड करता है नीड पे। अगर ज़रूरत है तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट जितना मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वो ले सकता है, कोई इशू नहीं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पॉलिसी में कवरेजेस किन किन की है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा आपकी कंपनी को जिन्होंने ये निगोशिएट हमसे की है। इस साल कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के अलावा बहुत कम कंपनीज हैं पाकिस्तानी मार्केट में जो पेरेंट्स की कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। आपके और भी प्रोफेशनली भी आप लोगों को जानते होंगे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत रेयर है पेरेंट्स की कवरेज। तो और ये ब्लेसिंग है, ज़्यादातर पेरेंट्स को ओल्ड एज में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रिस्क फैक्टर या बीमारियाँ के इंसिडेंट्स ज़्यादा एज के साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो आपकी पॉलिसी में एम्प्लॉय अगर वो सिंगल है तो ठीक है उसकी कवरेज है, और अगर वो मैरिड है तो डिपेंडेंट में स्पाउस यानी बीवी और बच्चे, ठीक है। और पेरेंट्स तो सिंगल के भी कवर्ड है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय या स्पाउस की अगर एज 65 साल तक है, आई एम श्योर मेजॉरिटी तो यहाँ पर यंग है, तब तक उनका ये जो एज पे कैपिंग है, यानी डॉटर अगर कोई मैरिड है टिल मैरिज, जब तक उसकी शादी नहीं होती उसका इंश्योरेंस कवर जारी ही रहता है। बेटों के लिए एज पे कैपिंग है, अगर कोई मैरिड है उनकी बेटी की एज मैक्सिमम 25 साल तक है, उसको हम कवरेज देते हैं, इसके अलावा नहीं देते हैं। पेरेंट्स के लिए कोई एज बता सकते हैं कितनी? 65। 85 एम्प्लॉय के लिए जो आप बता रहे हैं 65 है, पेरेंट्स के लिए 85 है, ठीक है। तो मोर और लेस सबके पेरेंट्स तकरीबन जो एलिजिबल हैं मेजॉरिटी के वो कवरेज में हैं। अच्छा, मैटरनिटी के लिए किसी की स्पाउस की एज अगर 45 इयर्स तक हो तो उनका मेडिकल कवर या इंश्योरेंस या तकाफुल जारी रहती है। मेजॉरिटी आप यंगस्टर हैं, आई एम श्योर किसी की भी स्पाउस 45 से ज़्यादा की नहीं होंगी यहाँ पर। अच्छा, आपको जो हेल्थ कार्ड मिले हैं इनमें आपने
अगर किसी ने गौर किया हो या नोट किया हो, खाली एक रूम लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन या वो मेंशन नहीं है। बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन होती क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन ये होती है कि इफ एनी इंश्योर्ड इज कन्फाइंड इन अ हॉस्पिटल फॉर 24 आवर्स फॉर एनी सिकनेस, डिजीज या सर्जिकल प्रोसीजर, किसी बीमारी के इलाज के लिए 24 घंटे के दाखिले को हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा होती क्या। अच्छा, मार्केट में थोड़ा सा बता देता हूँ, दो अप्रोचेस हैं। या तो टॉप टिल बॉटम कोई भी कंपनी, ठीक है, एक ही बेनिफिट सारे एम्प्लॉयज़ को देती है, पीएम से लेकर एमडी तक, मिसाल दे रहा हूँ। या 99% कंपनीज जो पाकिस्तानी मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर कैडर या ग्रेड बाइफरकेट करती हैं। लाइक टॉप मैनेजमेंट क्योंकि सीनियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिविलेज थोड़ा ज़्यादा होता है देन मिडिल मैनेजमेंट। लाइक अगर हम अपनी बात करें, हमारी भी हुई है हेल्थ तकाफुल ना, तो हमारे में भी कैटेगराइज किया गया। आपकी टोटल 3 कैटेगरीज हैं, प्लान ए, बी एंड सी। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। प्लान ए को तो मैं ए है या हाँ है, मिक्स है ना, तो हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन प्लान ए में लिमिट है 4 लाख, प्लान बी में 2.5 लाख, प्लान सी में 1.5 लाख। ये लिमिट्स मेंशन नहीं है। अब आपका ये सवाल अगर मैं आपकी जगह पर बैठा हो तो मैं पूछता क्यों नहीं मेंशन कार्ड पे। देखिए, मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारा 415 हॉस्पिटल्स के साथ नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं ऑन बोर्ड। हम चूंकि क्लाइंट के पैसे के कस्टोडियन है, मेक श्योर करते हैं लिमिट मिसयूज ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पैन पाकिस्तान कोई भी कहीं पर भी जा सकता है ना। आपको पता है कि 2 नंबरी के चांसेस हो सकते हैं कि हॉस्पिटल को अगर पता लग जाए, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल पे और कार्ड पे लिमिट लिखी है 4 लाख, तो वो अननेसेसरी टेस्ट वगैरह वो कहेगा अच्छा इन्होंने तो पे नहीं करना लेकिन कंपनी ने पे करना है, कर दो, इनके और इन्वेस्टिगेशन जिनकी ज़रूरत नहीं है टेस्ट वो भी डाल दो। इस वजह से हम लोग मेंशन ही नहीं करते। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या आपके एचआर को पता होगी या एम्प्लॉय को या हम लोगों को पता होगी, हॉस्पिटल को नहीं पता होती, ठीक है। अच्छा, अब हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट के अलावा कार्ड पर जो मेंशन है वो है डेली रूम एंड बोर्ड लिमिट। ये क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 15,000 है प्लान ए में, प्लान बी में 9,000 है, प्लान सी में 6,000 है। आपके कार्ड पे सिर्फ ये लिमिट लिखी है, ठीक है। पहले ये मैं बता देता हूँ कि जो हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट है ना 1.5 लाख या 4 लाख या जो मैंने बताई है, ये पर इंश्योर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एलीट टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉय हूँ और प्लान बी में फॉल करता हूँ, प्लान बी के लिए लिमिट कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख मेरी सेपरेट लिमिट है। अगर मैं मैरिड हूँ, ठीक है, तो मेरी वाइफ की भी 2.5 लाख सेपरेट लिमिट है, ये कंबाइंड लिमिट नहीं है। और अगर मेरे 2 बच्चे हैं उनकी भी 2.5 लाख रुपए लिमिट अलग है। लिमिट शिफ्ट नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर इलाज की ज़रूरत मुझे पड़ी है, मैक्सिमम जो मेरा बेनिफिट है वो 2.5 लाख है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 2.5 लाख मेरी ख़त्म हो जाए और मैं ये कहूँ कि चूँकि मेरी वाइफ की पड़ी हुई है तो आप वहाँ से दे दें, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नहीं क्लियर हो गया। लिमिट सेपरेट है। अच्छा, रूम लिमिट पार्ट है हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट का, वो सेपरेट लिमिट नहीं। अगर कोई प्लान बी का एम्प्लॉय या उनका डिपेंडेंट हॉस्पिटल में 2 दिन रहता है, 2.5 लाख उनकी लिमिट है। अगर लेट्स सपोज 9,000 रूम इंटाइटलमेंट है, अब वो 9,000 के कमरे में अगर रहता है 2 दिन, तो 2 दिन का कितना बना? 18,000। वो उसकी लिमिट से माइनस होगा, ठीक है, 2.5 लाख में से। वो सेपरेट लिमिट नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई सवाल अभी तक? अच्छा, इनके अलावा जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई अस्पताल में दाखिल होता है, ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम पर हॉस्पिटल उनको एक डिस्चार्ज स्लिप या कार्ड देते हैं जिसपे फॉलो अप ट्रीटमेंट लिखा होता है कि आपने ये मेडिसिन अभी 30 दिन और खानी है, 10 दिन खानी है, 15 दिन बाद आके चेक कराना है। आपका जो हमारे साथ एग्रीमेंट है उसके मुताबिक अगर कोई एडमिशन होता है तो एडमिशन डिस्चार्ज डेट से लेकर 30 डेज की ब्रैकेट में कोई मेडिसिन, कोई टेस्ट या कोई कंसल्टेंसी रिलेटेड टू डेट एडमिशन, इट विल बी कवर्ड फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट अगर वो अवेलेबल है। क्लियर है जी? ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, मेडिसिन आपने परचेज करनी है फार्मेसी से,
ठीक है। एडमिशन वो क्रेडिट अप्रूवल नहीं होगी, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं थ्रू HR। क्या प्रोसीजर है वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सेम सिचुएशन मैटरनिटी में भी है? हाँ जी, मैटरनिटी की अभी मैं सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैटरनिटी सेपरेट लिमिट है। ठीक हो गया। अच्छा, इनमें इनके अलावा देखें, आपकी पॉलिसी में जो कि आपने अक्सर सुना होगा कि फैमिली में या रिलेटिव में या फ्रेंड्स में डॉक्टर ने MRI का बोला, ठीक है, या CT स्कैन है या और टेस्ट है, थैलियम स्कैन वगैरह। अब ये कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जिनकी कॉस्ट बड़ी एक्सपेंसिव है। लाइक MRI कराने जाओ 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा है। ऐसा गुडविल जेस्चर हमारी कंपनी इसको हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट से कवर कर रही है, ठीक है। इसमें एडमिशन नहीं होता, आप जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपना टेस्ट क्रेडिट पे भी हो सकता है या रीइंबर्समेंट पे भी, एक्चुअल पे पेमेंट हो रही होती है। ये इसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपके HR के साथ शेयर्ड है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, आप में से किसी को भी कोई डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है कोई भी टेस्ट, इंस्टेड कि आप खुद एवेलुएट करें उसको कि पता नहीं कवर्ड है या नहीं, इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप अपने HR को भेजते हैं, ये हमें वो भेज देंगे प्रिस्क्रिप्शन में, मेडिकल टीम से एवेलुएट करवा के रिवर्ट कर देंगे। क्लियर है जी? तो जो भी किसी को कुछ लिख कर देता है, सिर्फ आपने इनको भेजनी है। अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल वगैरह आते हैं जी, एक्सीडेंट वगैरह? हाँ जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं उसी में बताने लगा हूँ। एक्सीडेंटल इमरजेंसी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, ठीक है। एक्सीडेंटल क्या होते हैं कि खुदा नाश्ता जा रहा था एम्प्लॉय, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गाड़ी ने हिट किया। अब एक्सीडेंट के केस में जो लिमिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी अपनी लिमिट है, ठीक है। हम लोग ये करते हैं कि फिक्स लिमिट है, यानी 50% हॉस्पिटलाइजेशन का देते हैं अगर ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख प्लान बी में लिमिट थी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास 1 लाख पड़ा हुआ, ठीक है। 1 लाख तो उनका अपना है, ठीक है, और बाकी नीचे एक्सीडेंटल की लिमिट लिखी हुई है 1.25 लाख, ठीक है। 1,25,000 वो हम खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली मेडिकल टीम साइन करते हैं एक्सीडेंट के केस में, ठीक है। शर्त सिर्फ ये है कि एक्सीडेंटल इमरजेंसी शुड बी रिपोर्टेड विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर आपने ट्रीटमेंट अवेल करना है, ठीक है। और वो कहाँ से पता लगता है कि हॉस्पिटल की एक इमरजेंसी की स्लिप बनती है जिसपे डेट टाइम आ रहा होता है, वहाँ से वैलिडेट होगा। क्लियर जी? ये तो हो गया इनका हॉस्पिटलाइजेशन का। अच्छा, इनके अलावा मैटरनिटी में जो मैरिड लोग हैं, ठीक है, 2 तरह की डिलीवरीज होती हैं। प्लान ए में लिमिट है 80,000 नॉर्मल की और 1,20,000 सी सेक्शन की। प्लान बी में 60 और 90,000 है। प्लान सी में 30 और 50। ये सेपरेट लिमिट है फॉर मैरिड एम्प्लॉयज़ की स्पाउसेस के लिए, फॉर गायनी या गायनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ठीक है। स्पाउस अगर कोई प्लान बी में फॉल कर रहा है एम्प्लॉय, उनकी स्पाउस की हॉस्पिटलाइजेशन अलहदा होगी लिमिट, और मैटरनिटी वाले मामले के लिए लिमिट अलहदा है, लिमिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, या शिफ्ट भी नहीं होगी। अच्छा, मैटरनिटी में 9 मंथ्स का एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें आपको अपनी स्पाउस को गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेक कराना होता है। 9 मंथ्स का जो एक्सपेंस है वो भी कवरेज में है, मैटरनिटी लिमिट से, ठीक है, और 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक, वो भी कवर्ड है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी लिमिट। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल रिगार्डिंग कवरेजेस के? अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लास्ट ईयर से इस साल आपके HR ने बहुत ज़्यादा हमसे निगोशिएट की है पॉलिसी। लाइक जो लोग पहले पुराने उनको पता होगा, यही लिमिट्स प्लान बी और सी में 50-50 हज़ार बढ़ी हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि उनको क्या प्रोसीजर क्या होता है क्लेम करने का? वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आने वाले। सिर्फ अभी मैंने यहाँ तक बताया कि आपके बेनिफिट है क्या। आप ये देखिएगा कि लास्ट ईयर आपका जो बेनिफिट था वो 50,000 इंक्रीज है इस साल, प्लान बी में भी प्लान सी में भी। लिमिट्स लास्ट ईयर 2 लाख रुपए थी प्लान बी में, इस साल 2.5 लाख है। वाइस वर्सा रूम इंटाइटलमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है, 2,000 और 3,000 बढ़ी हैं प्लान बी और सी में। फिर प्लान बी में मैटरनिटी 10-10 हज़ार ज़्यादा इस साल है बेनिफिट, ठीक है। तो क्रेडिट आपके HR को जाता है जिन्होंने इस साल इम्प्रूव बेनिफिट के साथ, इन्हेंस बेनिफिट के साथ पॉलिसी दी है।
अच्छा, कुछ वेरी ब्रीफली हम ये देख लेते हैं क्या वो चीज़ें जिनके लिए अगर किसी का दाखिला होता है तो उनको कैश नहीं पे करना हॉस्पिटल में। अगर तो उनकी लिमिट, पैनल हॉस्पिटल की बात करें, अगर कोई जाता है ठीक है, तो कौन सी वो चीज़ें, अगर उनकी रूम इंटाइटलमेंट के मुताबिक कमरा लिया है उनको कैश नहीं देना। हमारे पैनल हॉस्पिटल पे रेट डिस्काउंटेड है, वॉक इन से कम होते हैं हमेशा इंश्योरेंस के, ठीक है। तो हमें वही कमरा जो वॉक इन पे 10,000 पे शायद हमें 8 या 7,000 का पड़ रहा होता है, वही जो हमारा तो फ़ायदा है ही, लेकिन आगे भी फ्लोट होता है क्लाइंट्स को। इनके अलावा ड्यूरिंग एडमिशन कोई मेडिसिन लग रही है, कोई टेस्ट हो रहा है या डॉक्टर आके चेक कर रहा है, आपने अलग से कैश नहीं देना एडमिशन में, वो हमारी कंपनी उसकी अप्रूवल दे रही होती है, ठीक है। मगर अक्सर वो कह रहे होते हैं कि ये, मैं आपको बताता हूँ, उसमें एट टाइम्स ये हो सकता है किसी हॉस्पिटल की फार्मेसी पे वो मेडिसिन अगर अवेलेबल नहीं तो अटेंडेंट कैश पे वो परचेज करेगा, ओरिजिनल इनवॉइस के साथ रीइंबर्समेंट पे क्लेम कर देगा, एक्चुअल पे पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन मैंने बताई है? एडमिशन से पहले और बाद में 30 डेज, डेट ऑफ डिस्चार्ज से भी। और एट टाइम्स ये भी होता है, देखें आप डॉक्टर के पास गए, आपने ओपीडी में चेक कराया कि डॉक्टर साहब मुझे पेन है, अब पेन नज़र नहीं आती, वो 4 टेस्ट दे देगा आपको लिखकर, आपने वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, 4 दिन के बाद आपने जब एवेल्युएट किया तो देखा कि डॉक्टर ने कहा कि जी आपकी तो रिपोर्ट्स में वेरिएशन है, आपका तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर होना है। अब जो आपने 4,000 या 5,000 या 8,000 रिपोर्ट्स पे भी लगाया हुआ है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है और इलाज, कोई बीमारी डायग्नोस खुदा ना खास्ता होती है और उसका इलाज होता है, तो 30 डेज प्रायर टू एडमिशन जो आपने टेस्ट, कंसल्टेंसी या मेडिसिन ली हुई है वो भी कवर होगी रीइंबर्समेंट बेसिस पे। क्लियर चीज? मैटरनिटी सेम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2 तरह की लिमिट्स होती है मैटरनिटी में, सिर्फ ये कि चाइल्ड बर्थ के केस में, ठीक है, एट टाइम्स बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी कंपनी इस हद तक फ्लेक्सिबल है कि हम पैनल हॉस्पिटल पे उसको फैसिलिटेट फ़ौरन कर देते हैं। बच्चे का नाम तो नहीं कार्ड पे होगा ना, लेकिन हम उसकी, अगर वो पैनल हॉस्पिटल पे डिलीवर हुआ है बच्चा तो अप्रूवल हम उसकी दे देते हैं। लिमिट कितनी होगी बच्चे की? जितनी एम्प्लॉय की है, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है पैनल पे। हाँ, क्लियर? मैटरनिटी में मैंने आपको, मैं रिकैप कर देता हूँ, मैंने बताया कि डिलीवरी चार्जेस के अलावा प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल भी कवर है 30 डेज, अगर उसमें लिमिट अवेलेबल है, मैटरनिटी लिमिट। एक और चीज़ कंफर्म करनी थी कि स्टार्टिंग में जब फॉर एग्जांपल बेबी होता है तो वैक्सीनेशन वगैरह और इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो मैटरनिटी लिमिट से जाता है, ठीक हो, मदर की लिमिट से, ठीक है जी। ये वो डे केयर प्रोसीजर्स है, इनकी लिस्ट मैंने एचआर के साथ शेयर्ड है, दोबारा भी कर लूँगा। तो बेस्ट अप्रोच वही है, अगर कोई लिख कर देता है एक बार कंफर्म कर लें हमसे, ठीक है। अच्छा, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपकी कंपनी इस साल दे रही है, लाइक कॉन्जेनाइटल एलिमेंट्स बाय बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं, लाइक बच्चे के दिल में सुराख हो गई, ठीक है, पेरेंट्स की कवरेज नहीं है, कॉन्जेनाइटल एलिमेंट एम्प्लॉय, स्पाउस और चिल्ड्रन है, ठीक है, 50% तक इस साल, ये भी लास्ट ईयर से इम्प्रूव्ड है, लास्ट ईयर 25% थे, इस साल 50% है, ठीक है, उसकी कवरेज। हेपेटाइटिस बी एंड सी 2 तरीके से इलाज होता है हेपेटाइटिस का, या तो मेडिसिन लगती है या इंजेक्शन, ठीक है, 6 महीने का कोर्स है। अब ये ट्रीटमेंट भी 50% तक कवर्ड है ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट, ठीक है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, ठीक, जो है। अच्छा, पैनल पे जाने का फ़ायदा क्या है? जो नेटवर्क हॉस्पिटल 415, एक तो रेट निगोशिएटेड है, एट टाइम ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास कैश भी हो, ठीक है, इमरजेंसी पड़ी तो एक तसल्ली होती है कि कार्ड है, चलो ट्रीटमेंट क्रेडिट पे हो जाएगा। देन आपके डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन का कोई इशू नहीं होता, रेट एग्रीड है, तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है हॉस्पिटल पैनल का, तो हम फिर भी बता सकते हैं कि ये इलाज हमने ऐसे नहीं पैनल पे रखा होता। ऑब्वियसली उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इतने ऑपरेशन वहाँ पर हो रहे हो, सर्जरीज, इतने डॉक्टर्स हों, ठीक है, और फिर केस मैनेजमेंट भी हो रही होती है, लाइक हमारे डॉक्टर्स जाकर हॉस्पिटल में जब हमारे पास अप्रूवल आती है तो वो जाके चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, एट टाइम्स वो पेशेंट को भी मिलते हैं खैरियत दरियाफ्त करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं वो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा, काउंटर चेक करने के लिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय लेट्स सपोज वो पैनल पे नहीं जाता तो रीइंबर्समेंट उसको कहते हैं कि वो पहले खर्चा करेगा, ठीक है, उसके बाद क्लेम करेगा एचआर के थ्रू। अब उसमें इशू क्या है? एक तो आपकी रकम बाउंड होगी,
ठीक है। 10 दिन आप हमारा एग्रीड टर्न अराउंड टाइम है कि 10 दिन हमें क्लेम मिलेगा, उसके 10 दिन के अंदर हमने चेक देना है अगर उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं समझ आ रही होती डॉक्यूमेंटेशन क्या लगानी है, अक्सर एम्प्लॉयज़ को वो परेशान हो जाते हैं। देन उस पर क्योंकि रीइंबर्समेंट में सबसे बड़ा इशू या चैलेंज ये एम्प्लॉय को आ सकता है कि हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में तो रेट एग्रीड है, रीइंबर्समेंट पे जब आप क्लेम करते हैं रेट्स एग्रीड नहीं है वहाँ पर, और मैंने जैसा स्टार्ट में बोला हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिडक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग पैनल फैसिलिटी यूज़ करें, क्लियर जी। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या वो चीज़ें हैं, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो लगानी ज़रूरी है, ठीक है। या क्या ओरिजिनल चाहिए, क्या फोटोकॉपी, बहुत सिंपल है। एक तो ब्रेकअप बिल मैंडेटरी है, ओरिजिनल चाहिए। इंटरम, प्रोविजनल या डुप्लीकेट बिल पे कंपनी पेमेंट नहीं करती। ब्रेकअप बिल ये होता है कि लमसम बिल 50,000 डॉक्टर ने लिख दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? देखना ये होता है कि 50,000 के अगेंस्ट ब्रेकअप किया, डॉक्टर ने कितनी फीस ली है, रूम चार्जेस क्या है, ठीक है, मेडिसिन कितने की लगी है, ये वो डिटेल, तो वो ओरिजिनल चाहिए ब्रेकअप बिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अगर कोई मेडिसिन आप क्लेम कर रहे हैं, फोटोकॉपी नहीं एक्सेप्टेबल। अगर कोई लैब की वो क्लेम्स कर रहे हैं, वो चार्जेस, कोई आपने लैब्स करवाई हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस या अपने डिपेंडेंट की, ओरिजिनल चाहिए उसकी रिसिप्ट, जो पेमेंट रिसिप्ट है, फोटोकॉपी। बाकी इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है जितना जो रिकॉर्ड है वो आपका अपना रिकॉर्ड है, ओरिजिनल मत भेजें। लाइक डिस्चार्ज समरी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो लगानी है, उसी से पता लगता है कि आपका एडमिशन हुआ और ये ट्रीटमेंट दिया गया, वो फोटोकॉपी चाहिए। कल को आपको दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, वो मत लगाइएगा ओरिजिनल। और इतना क्लेम आ रहा होता है वो आगे रिकॉर्ड रूम में चलेगी, वहाँ से रिट्रीवल बहुत मुश्किल है, तो सफ़र कर सकते हैं आप। फोटोकॉपी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वो भी फोटोकॉपी चाहिए। अगर कोई लैब क्लेम कर रहे हैं तो लैब रिपोर्ट मैंडेटरी है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई सवाल आपको कोई क्लैरिटी ना हुई हो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड? ओके, ये हमारा सैंपल क्लेम फॉर्म है, इस पे भी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक चेकलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये कम्प्लीटली फिलअप होना चाहिए फॉर्म, रीइंबर्समेंट की बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर अटेस्टेशन इज मैंडेटरी, यानी जहाँ जिस हॉस्पिटल या डॉक्टर से आपने इलाज कराया है उस पर साइन स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, क्लेम सबमिट कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया अभी प्रोसीजर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर इशू आ रहा है, करना क्या है, आपके हेल्थ कार्ड की बैक साइड पे हॉटलाइन नंबर, ठीक है, ये सलाम तकाफल के प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, आप चाहे 12 बजे कॉल करें, शिफ्ट सिस्टम में काम हो रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर कोई हॉस्पिटल पैनल ये कहता है कि जी आप कैश दे दें या आपके तो वो हम तो ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते और आ रहा है हमारी लिस्ट में, आपने यहाँ बताना है, आपने उससे नाम पूछना है, ठीक है। अगर और आपने कंप्लेन करनी है, अगर आपका मसला नहीं हल होता, इंगेज योर एचआर, रोल शुरू होता है रिलेशनशिप मैनेजर का, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इंस्टेड कि आप पहले अपने लाइन मैनेजर को बताएं, वो एचआर को बताए, एचआर मुझे बताए, मैं हॉटलाइन पे बताऊंगा, इन्हीं को ही दोबारा पूरी चेन बनेगी, उतना ही टाइम वेस्ट होगा। तो ये डायरेक्ट आपकी फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है पैनल पे जाने का? 3 चीज़ें ज़रूरी चाहिए, एक हेल्थ कार्ड, एक डॉक्टर एडवाइस फॉर एडमिशन और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। ये 3 चीज़ें लेकर आप रिसेप्शन पे जब जाते हैं किसी भी पैनल हॉस्पिटल के, जनरली इंश्योरेंस को जो देख रहे होते हैं उनका काउंटर अलहदा होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट देख रहा होता है। आप उन्हें बताएंगे कि जी सलाम तकाफल से आप लोग इंश्योर्ड हैं, ये डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ये ट्रीटमेंट, तो वो हमारी मेडिकल टीम को थ्रू ईमेल डिटेल लिख के कार्ड लगा के अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक जी। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता लग गया ना कि बीमारी का होना और उसका इलाज ये ज़रूरी है। अब एट टाइम ये भी केसेस आते हैं कि जी आपकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा दाखिल हो जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू है, उसने टेस्ट किए, 1 दिन दाखिल रहे लेकिन कुछ निकला नहीं, तो वो कवरेज में नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हैं,
प्री एग्जिस्टिंग ये होता है कि पॉलिसी स्टार्ट से पहले की बीमारियाँ, ये स्पेशली ज़रा गौर से सुनिएगा, जो पुरानी चली हुई आ रही बीमारियाँ हैं ना, ठीक है, उनमें एम्प्लॉय, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, 50% कवरेज है लिमिट की, ठीक है, और पेरेंट्स के लिए 25%, ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स को हार्ट का पुराना 6 साल पुराना इशू चला आ रहा है, तो उनकी वो प्लान ए में है, लेट्स सपोज प्लान ए में लिमिट कितनी है? 4 लाख, तो उनकी जो कवरेज है वो 25% होगी, ठीक है। उनकी 100% लिमिट प्री एग्जिस्टिंग के केस में नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे लगता है प्री एग्जिस्टिंग का? डॉक्टर जब भी आप कंसल्ट करते हैं वो हिस्ट्री लेते हैं, फिर हार्ट की कंडीशन ऐसे डेवलप नहीं होती, प्रीवियस हिस्ट्री चली आ रही होती है, वो मेडिकली डॉक्टर्स हमारे भी जो है वो पता लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। इस पे किसी को कोई क्लैरिटी ना हो वो मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लियर है? अच्छा, एक्सक्लूजन क्या है? क्या वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, ठीक है। पहली बात ये है कि नॉन मेडिकल आइटम्स, पैम्पर, बॉटल वगैरह ड्यूरिंग एडमिशन, ऐसी चीज़ें कवर्ड नहीं होती। सुसाइडल अटेम्प्ट्स कवर्ड नहीं है, ठीक है, कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा, वेन काट ली, सैलरी टाइम पे नहीं आई, जंप मार दी बिल्डिंग से, एडमिशन हो जाएगा लेकिन उसको तकाफल कवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, ये ज़्यादा फीमेल में कॉमन होता है, वो चीज़ें कवरेज में नहीं है। डेंटल से रिलेटेड जितना ट्रीटमेंट है वर्ल्ड वाइड ओपीडी में फॉल करता है, वो आपकी पॉलिसी में, किसी की भी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ एक केस में कवर्ड है, एक्सीडेंटल के केस में ओनली फॉर पेन रिलीफ। ये लाइक ये नहीं हो सकता कि एक्सीडेंट हुआ, 2 दांत टूट गए तो वो कहेंगे जी 2 दांत लगा रहे, वो नहीं कवरेज में, चाहे एक पेनाडोल ही क्यों ना दिए, वो कवर्ड है कि पेन रिलीफ के लिए, क्लियर। इनके अलावा आई ग्लासेस, डेंचर, ब्रेसेस, हेयरिंग एड्स, एक्सटर्नल आइटम्स जो होते हैं, ये कवर नहीं होती पॉलिसी में। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट मैरिड लोगों के लिए वो कवरेज में नहीं है, ठीक है जी। यही तो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ होती है। अल्लाह ताला खैर करे। अगर आइज वगैरह का ऑपरेट आइज वगैरह का ऑपरेट करवाना हो, ये सुनिएगा क्या चीज़? आइज का ऑपरेट करवाना आइज हो, पे जहाँ इतना कवर कर रहे हैं वहाँ इनसे भी करने से क्या हो जाएगा? ये वो कहते हैं ना इंश्योरेंस बाय नीड, ठीक है। ये अब जो मैटरनिटी भी जो है दैट इज अ कंडीशन, इट इज नॉट अ बीमारी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है कि इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस में होती है। लॉजिक क्या है? सर लॉजिक यही है कि ये बीमारी नहीं है मैटरनिटी, मैटरनिटी इज अ कंडीशन। तो कंडीशन की बात नहीं है, मेडिकल, डॉक्टर, एक्सपेंस, सर अच्छा ये 3 चीज़ों को कवर कर रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, मेडिकली अगर देखा जाए, जिस तरह मैंने अभी बात की थी कॉस्मेटिक, जी जी, ठीक है, बट लेकिन एक जो बंदा इसको पे कर रहा है उसकी एक रिक्वायरमेंट है भी मेडिकल जी। रिलेटेड, करना भी डॉक्टर है, ये नहीं है कि किसी दुकान से जाके अगर इस तरह देखा जाए ना, मैं जस्ट और मैं आपको सॉरी आपकी बात करता हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी आपने चीज़ें बताई हैं वो सारी हैं कि अगर है तो लेट्स सपोज गया जाके टेस्ट करवाया वो चीज़ नहीं निकली। अच्छा, सामने मैसेज भी मैंने देखा है कि आपके डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया पेशेंट के दरमियान। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट किस पे हो थोड़ा सा उन्होंने ये रिपोर्ट के हवाले से हमें समझ नहीं आ रही, मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा हुआ। बिल्कुल। अब मैं मतलब इंश्योरेंस हो रही, मैंने कार्ड दिया हुआ है, डॉक्टर आपके डॉक्टर को समझ नहीं आ सकते। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या मैं आपको बताता हूँ, होता ये देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, तो सब मानते हैं ना, डॉक्टर की भी राय फर्क हो सकती है, लेकिन अब जो डॉक्टर है, जो इंश्योरेंस कंपनी या तकाफल ऑपरेटर ने एवेल्युएट करना होता है केस को एज पर पॉलिसी, ठीक है। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल ने ये लिख दिया कि जी इनका ये सर्जिकल प्रोसीजर होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट्स सपोज कि एक्सीडेंट हो गया, वो कहते हैं ये फ्रैक्चर है, वो कहते हैं नहीं कि ये उसी में बता रहा हूँ। अब इसमें कई बार ये होता है प्लास्टिक सर्जरी लिखी होती है, ठीक है। अब अगर तो बोन नेकेड है तो नेकेड बोन के साथ तो नहीं एक कोई घूम सकता ना, वो तो एक मेडिकल नेसेसिटी बन जाती है। हम उस पे हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है, सॉरी मेरी यार सही है, मैं बात सॉरी आपकी कर रहा हूँ। डॉक्टर्स जब मैं गया इलाज कराने, कोई गए, आप गए,
डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ये चीज़ ज़रूरी, ठीक है। आपके डॉक्टर ने ओपिनियन दिया ये ज़रूरी नहीं। अच्छा अब इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा, मैं हम कैसे उसमें देखेंगे ये मैंने देखा हुआ है, मैं बिल्कुल इसलिए वो उसमें हम हमारी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट आती है हमारे डॉक्टर की तरफ से, अगर किसी केस पे कुछ होता है नहीं क्लैरिटी होती है ना, हम सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं डॉक्टर से कि जनाब ये जो आप ऑपरेट कर रहे हैं इसकी मेडिकल नेसेसिटी शेयर करें। जी बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ ये एग्जैक्ट मेडिकल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा डॉक्टर ये मांगेगा मेडिकल नेसेसिटी शेयर करो, क्यों आप ये कर रहे हैं, रीजन उसको जस्टिफाई करना ट्रीटिंग डॉक्टर का काम है। बिल्कुल अब वो ट्रीटिंग डॉक्टर अगर कहे कि जी पेशेंट को एक लेट्स सपोज एक दाना है हाँ, फॉर एग्जांपल, बिल्कुल। ठीक है, अब एक तो रीजन ये हो सकती है कि दाने में पेन है, ठीक है, कोई खुदा नास्ता ट्यूमर है, ठीक है, तो उसका तो ऑपरेट बनता भी नहीं। अब एक दाना सिर्फ इस वजह से करवाया जाए उसका ऑपरेट कि यार ये बुरा लग रहा है या वाट्स हैं जिस तरह, ठीक है, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना, ठीक है। पेन का वो आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो आम रूटीन में मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली खत्म होगी वो पेन और इन चीज़ों में आती है। चाहे चीज़ आप जब गए डॉक्टर के पास सजेस्ट भी हुए, रिकमेंड भी हो ठीक गए, है। इलाज भी सामने आ गया, ठीक है, अब मैं कंप्लीट कल बनता नहीं है। नहीं फिर conflict हाँ नहीं फिर मैं आपको बताता हूँ Whereas के बंदा pay कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्या कर रहा। बनता है, मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर के पास आप गए, एडमिट हो गया, ठीक है, अब उन्होंने अप्रूवल के लिए जब भेजा उन्होंने रीज़न पूछा कि जी आप इनके सिर्फ ये 8 टेस्ट कर रहे हैं और इनको आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, या कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि आपने इनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ऑरल मेडिकेशन है। ऑरल मेडिकेशन मींस जो थ्रू माउथ इनटेक करनी है, ठीक है, इंजेक्टेबल नहीं लग रहे, ठीक है। अब इन दैट केस अगर किसी ने हॉस्पिटल में सिर्फ इस वजह से दाखिला उसका हुआ है कि उसको पैनाडोल या कोई जो और पेट दर्द की मेडिसिन या मैं आपको वैसे मैं सॉरी आपका नाम है बात बात है क्वेश्चन मतलब कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर्स का वे प्लीज कर मैं आपको बताता जो हूँ, एक बंदा पे कर रहा है बिल्कुल मैं आपको कंपनी दे रही है सर आपका गुड नेम साकिब भाई, उसमें होता ये है कि हमने अब जिस तरह एक स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है कि ओरल मेडिकेशन पे एडमिशन जस्टिफाइड नहीं होता। आपकी बात सही है, सिर्फ मेरा पॉइंट ये समझिए डॉक्टर ने दे दिया, ठीक है। क्योंकि ये जस्टिफाइड है, ठीक है, आपके पैनल ने कहा डॉक्टर ने ये जस्टिफाइड नहीं किया, अब आपके लोगों की कंफ्यूजन को बेर कौन करेगा? मतलब मैं अब मैंने सर वो कंफ्यूजन, वो तो हमें तो क्लैरिटी है उस चीज़ पे कि ओरल मेडिकेशन पे ट्रीटमेंट। सर वेरी सॉरी, सिर्फ मुझे एक मिनट कॉल